विधानसभा के चुनावों की घोषणा होते ही जम्मू कश्मीर की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर थे। और अब उनकी आज जो मुलाकात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से हुई और आज जो है मिलकर यह फैसला किया गया है कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआई मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी एक पेच फंसा हुआ है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाएंगी, इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसकी घोषणा आज शाम को 7 बजे के बाद हो सकती है। वहीं पर भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि एक तरफ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये बात कर रही थी कि अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के, अब वो इकट्ठे आ गई हैं, यानी कि उनके मन में डर है कि भाजपा को हराने के लिए उनको एक साथ होना पड़ा है। हालांकि दोनों पार्टियां, उनका ये कहना है कि बैसाखी के सहारे चल रही हैं और उनको ये लगता है कि जो इस बार के चुनाव है वो भाजपा जीतेगी ही, इस डर से वो जो पार्टी हैं इकट्ठी हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा दावा कर रही थी कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और आखिर रातों रात ये क्या डर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस को ये डर पड़ गया कि वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो जम्मू कश्मीर में गठबंधन जिसका ऐलान इन्होंने किया है, ये साफ दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और इस अलायंस में, इस कोलिशन में, गठबंधन में जो राजनीतिक दल शामिल हुए हैं उनको हार का डर सता रहा है। हालांकि जिस तरह से लगातार नेताओं का दल बदलना जारी है, इसको देखते हुए आने वाले समय में क्या समीकरण बनेंगे इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये देखने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और कहीं ना कहीं उनके सभी बड़े नेताओं के साथ आज कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन भोपाल में किया है। मामला था हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, जिसमें सेबी प्रमुख पर तमाम आरोप लगे हैं और इसलिए कांग्रेस ने देशव्यापी ईडी दफ्तर के घेराव का कार्यक्रम बनाया था और मध्य प्रदेश में भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ईडी दफ्तर का घेराव किया जाना था। मगर ईडी दफ्तर के घेराव से पहले बोर्ड ऑफिस चौराहे पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी नेताओं को, कांग्रेस जो आंदोलनकारी नेता थे उनको यहाँ पर रोक लिया और यहाँ पर रोकने के दौरान कुछ झूमाझटकी भी हुई, थोड़ी बहसबाजी भी हुई। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी उपयोग किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस पूरे नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी बड़े नेता, चाहे वो राहुल सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता घर से निकल के एक बार फिर सड़कों पर आए थे और कांग्रेस के एक शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए थे। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ में यौन शोषण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब बच्चियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा का क्या महत्व है। इसके साथ ही साथ पुलिस के ऊपर जिसने भी दबाव बनाया है वो गुनाहगार है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बदलापुर में राजनीति की बात करने वालों की मानसिकता विकृत है। जैसे यौन शोषण करने वालों की मानसिकता विकृत है, उसी प्रकार से ऐसा बयान देने वाले की भी मानसिकता विकृत है। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे ने बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हुए प्रदर्शन को राजनीतिक साजिश बताया है। बता दें कि महाराष्ट्र के बदलापुर में हुए यौन शोषण के मामले को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान बुलाया गया है और इसमें महाविकास अघाड़ी के सभी जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शामिल होने वाले हैं और जगह जगह वो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं बदलापुर के मामले को लेकर। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि
प्रशासन और सरकार पर लगातार जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, आगे इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ में जो दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है, उसके बाद भारत एक्सप्रेस की टीम ने मुंबई के कई स्कूल्स में जाकर रियलिटी चेक की। जो तस्वीरें निकल कर आई हैं सामने, वो काफी भयावह है। स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा कहीं पर भी लगा हुआ नहीं था। इसके साथ ही साथ गर्ल्स वॉशरूम की जो स्थिति थी वो काफी खराब थी और वहां पर महिला अटेंडेंट ना के बराबर थी। इसके साथ ही साथ स्कूल में शिक्षक जरूर मौजूद थे, लेकिन क्लासरूम में उनकी मौजूदगी ना के बराबर थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के स्कूलों की हालत जब ऐसी है, तो राज्य के बाकी हिस्सों में स्कूलों की स्थिति क्या होगी। सरकार की तरफ से भले ही निर्देश दिए गए हैं सीसीटीवी कैमरा लगाने के, इसके साथ ही साथ वॉशरूम में महिला अटेंडेंट की रखने की बात की गई है, उसके बावजूद जो लापरवाही अभी सामने निकल कर आ रहा है, उससे तो यही पता चलता है कि बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसक घटनाओं के विरोध में आज वाराणसी में व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों की ओर से वाराणसी बंद का ऐलान किया गया है और इसका वाराणसी में व्यापक असर देखा जा रहा है। वाराणसी में करीब 24 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों ने आज दुकान बंदी का ऐलान किया है। ऐसे में आज वाराणसी में दुकानें बंद हैं, कल कारखाने बंद हैं, दवा से लेकर दाल तक, किराना से लेकर फर्नीचर तक यहाँ पर दुकानें बंद हैं। सभी प्रमुख मंडियों में भी आज सुबह से ही दुकानें नहीं खुली हैं और व्यापारी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासतौर से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का घोर विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से व्यापारियों ने मांग उठाई है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाए और प्रभावी कार्रवाई की जा सके, जिससे कि बांग्लादेश में जो हिंदू पलायन को मजबूर हैं या जो हिंसा हो रही है उनके खिलाफ, उसे रोका जा सके। और इसको लेकर आज वाराणसी में व्यापक बंदी का असर देखा जा रहा है। वाराणसी के विभिन्न इलाकों में जो दुकानें हैं वो बंद हैं। यही नहीं, वाराणसी में आज पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन की ओर से भी बंदी के समर्थन की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर वाराणसी के करीब 160 स्कूलों में आज छुट्टियां कर दी गई थी और स्कूलों में भी पठन पाठन ठप है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। गुजरात विधानसभा में आज मानसून सत्र का दूसरा दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। आज विधानसभा में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए, जिसमें आबकारी अधिनियम में सुधार करना, इसके अलावा भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करना। आबकारी अधिनियम के तहत अब जो गाड़ियां जब्त होंगी उनकी जल्द से जल्द नीलामी की जा सकेगी, वो सड़ती नहीं रहेंगी, उनको कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनकी लगातार भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आ रही हैं, उन अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी आज सदन से वॉकआउट किया, विधानसभा में हंगामा किया और वॉकआउट किया। बंद करो, लोकशाही हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकशाही हत्या बंद करो। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष उनकी आवाज को दबा रहा है, जनता के प्रश्नों को उठाने नहीं दे रहा है। राज्य में जमीन के कई मामले हुए हैं जिसमें गजब भ्रष्टाचार हुआ है, उन तमाम मामलों पर राज्य सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। राजकोट अग्निकांड हो, तक्षशिला अग्निकांड हो और कई जनता के प्रश्न हैं जिनको सदन में जगह नहीं दी जा रही और इसको लेकर विपक्ष से नाराजगी जताई और सदन से वॉकआउट किया। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। शंभू बॉर्डर खोले जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकार ने अपनी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है और उन्होंने बताया है कि किसानों के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है।
वहीं समिति में और सदस्यों के नाम शामिल करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से समय की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने 2 सितंबर तक का समय दिया है। या सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर जो हरियाणा सरकार ने चुनौती दी थी हाई कोर्ट के ऑर्डर को, उसमें सुनवाई हुई, जिसमें अगली तारीख 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इस मामले में आज पंजाब सरकार ने बड़ी बात कही और कहा कि किसान आंशिक रूप से शंभू बॉर्डर खोलने के लिए मान गए हैं, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बॉर्डर को खोला जाए। और जो ये मीटिंग्स किसान नेताओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की चल रही है, इसकी जो भी नतीजे आते हैं वह 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न में दिए जाए। और वहीं मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आज यह बहस की गई कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है हरियाणा और पंजाब का इस मामले को डिले कर रहा है। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने किसान लीडर से मीटिंग करने की बात कही थी, और 9 दिन बाद 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तारीख से 1 दिन पहले किसान लीडर से बात की गई, और अब इस मामले को फिर डिले किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें आश्वासन दिया कि 2 सितंबर तक इस बॉर्डर को आंशिक रूप से खुलवाया जाएगा। और वहीं मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि डिले होने के कारण जो अंबाला के व्यापारी हैं, अंबाला के रेडी फड़ी वाले हैं और अंबाला के अन्य जो लोग हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, इनको बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट करे। मुझे आशा है 2 सितंबर तक ये बॉर्डर खुलेगा। अब देखना होगा कोर्ट 2 सितंबर को जब सुनवाई करेगा तो उसके बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। मदरसा नाबालिग बालिका गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहम्मद मोहित की ये जो दूसरी बिल्डिंग है उस पे भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। आप देखिए कि पोकलैंड की मदद से ये जो कॉम्प्लेक्स है जो अवैध रूप से बना था, जिसके बारे में यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स ये जो यहाँ तालाब की भूमि है उस पे बनाया गया था, चक्रोट की भूमि पे बनाया गया था, और साथ में जो है जो निर्माण किया गया था इसकी अनुमति भी नहीं ली गई थी। अब उस पर जो है ये जो पोकलैंड की मदद से उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लगभग 4 बुलडोजर लगे हैं, एक पोकलैंड मशीन लगी है, पोकलैंड मशीन और बुलडोजर की मदद से 3 तरफ से पूरी बिल्डिंग को गिराने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है, सिविल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, और इसके साथ साथ जो अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो प्रमुख जो इसमें हैं वो सभी इंजीनियर से लेकर खुद सचिव यहाँ पे मौजूद है, और साथ में जो है जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आज बुलडोजर की कार्रवाई में जमींदोज कर दिया जाएगा। कैमरा से योगेंद्र के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता हेमंत सरकार के वायदों के खिलाफ और वायदा खिलाफी के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो पहले से ही निर्धारित किया गया है कि 23 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, और ये बताया जाएगा, पूरे राज्य की जनता को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री ने और सत्ताधारी दल ने युवाओं से तमाम तरह के वायदे किए थे, उन वायदों के पर कहीं न कहीं खरा नहीं उतरी है सरकार। जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय नेता हैं तेजस्वी सूर्या, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे, और मोराबादी मैदान में 10 बजे के आसपास युवा मोर्चा के 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता जो है जुटेंगे, और वहाँ से फिर मुख्यमंत्री आवास जो कांके रोड में स्थित है, मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे। अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी और एडीजी ने तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, और 2000 से अधिक फोर्स की तैनाती की जाएगी। ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि मोराबादी से किसी भी सूरत में युवाओं की टोली जो है वो मुख्यमंत्री आवास के तरफ कूच न कर सके, मुख्यमंत्री आवास के तरफ पहुंच न सके। इसके लिए मोराबादी से मुख्यमंत्री आवास आने वाले तमाम रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है, और तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस कार्यक्रम को बहुत ही महत्वाकांक्षा के साथ देख रही है। बीजेपी का ये मानना है कि इस कार्यक्रम की सफलता सत्ताधारी दल को अपदस्थ करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक आते जाते लोगों के साथ मारपीट कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इतना ही नहीं, वो अपने हाथ में एक पिस्टल लेकर भी लहरा रहा है और लोगों को डरा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की तो वह एक पुलिस वाले का भतीजा निकला। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की बात कही है। देखिए, थाना एरोड्रम के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसका पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। उसमें एक व्यक्ति द्वारा 60 फीट रोड के ऊपर कुछ लोगों के साथ मारपीट की जा रही है तथा कथित वीडियो के अंदर एक पिस्टल भी नज़र आ रही है प्राइमा फेसाई। तो पुलिस द्वारा वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा उसमें टीम को गठित किया गया है। आरोपी की पहचान पुलिस द्वारा कर ली गई है। अब इसमें हमारी टीम लगी हुई है उसको जल्द से जल्द राउंड अप करने के लिए। अब देखना है कि पुलिस वाले का भतीजा होने के चलते यह कार्रवाई कब और कितनी होती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। आगामी 1 सितंबर से पटना की सड़कों पर डीजल युक्त बसें नहीं चलेगी। इस बाबत बिहार सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है और तमाम ऐसे बस संचालकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर डीजल से चलने वाली बसें सड़क पे ना उतारे। इस फरमान के बाद बस संचालकों में हड़कंप मच गया है और बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने इसका विरोध किया है। हालांकि इस चपेटे में स्कूल बस मालिक भी आए हैं और पटना के तमाम निजी स्कूलों में जहां डीजल से बसें चलती हैं उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। इस बाबत स्कूल एसोसिएशन ने भी अपनी आपत्ति जताई है और सरकार पे आरोप लगाया है कि सरकार मोहलत दिए बगैर आनन फानन में फरमान जारी कर दी है। वहीं बिहार सरकार के नुमाइंदों का साफ तौर पे कहना है कि बार बार अल्टीमेटम दिए जाने के बाद डीजल से चलने वाले बसों को अब तक बंद नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार ने इस बार सख्त रुख इख्तियार कर ये निर्देश दिया है कि आगामी 1 सितंबर से पटना की सड़कों पे ना तो सामान्य बसें चलेगी और ना ही स्कूल बस। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से अभी विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन सरकार इस बार अपने फरमान को बदलने को तैयार नहीं है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। लखीमपुर खीरी के NH 731 पलिया भीरा मार्ग पर एक बार फिर पानी की तेज धारा चलने लगी है। कुछ दिनों पहले बनबसा बैराज से पानी के रिलीज किए जाने के बाद एक बार फिर पलिया भीरा मार्ग पर पानी का जलस्तर तेज हो गया है। पानी का जलस्तर तेज होते ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हो गया। प्रशासन ने तुरंत उस मार्ग पर बड़े वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया और आने जाने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं पलिया निघासन मार्ग को इस्तेमाल करने की भी उन्होंने बात कही है, लेकिन लाख चेतावनी के बाद राहगीर जो है लगातार उसी मार्ग से निकलते नजर आ रहे हैं। और एक वीडियो भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो पलिया भीरा मार्ग पर बाइक सवार आ रहा था, पूरे परिवार के साथ आ रहा था। वो बाइक बहती हुई तेज बहाव में नजर आई है, लेकिन राहगीरों की सूझबूझ से उस बाइक सवार और परिवार को बचा लिया गया है और उन्हें सफलतापूर्वक बाइक को भी बाहर निकाल लिया गया। लेकिन लगातार लोगों का उस मार्ग से निकलना कहीं ना कहीं बड़ी घटना को भी हो सकती है, लेकिन प्रशासन भी उस मार्ग पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार लोगों को चेतावनी भी दे रहा है और प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला किया है। तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा नहीं होता है तो वो सरकारी संस्थानों पे सवाल खड़ा करती है और बाकी जो बचे खुचे समय होते हैं उसमें तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कांग्रेस की नैतिकता को आप समझ सकते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की नैतिकता को आप समझ सकते हैं कि अगर वो सेना पे सवाल खड़ा कर सकती है, उस सेना पे जो 24 घंटे हमारे
अपने देश के लिए खड़ा रहते हैं, सुरक्षा करते हैं, उसके ऊपर अगर सवाल खड़ा कर सकती है तो इसकी नैतिकता को आप समझ सकते हैं कि कितना नैतिक पतन हो चुका है कांग्रेस का। विरोध प्रदर्शन को लेकर के दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है कांग्रेस के ऊपर। वहीं तेजस्वी यादव को कहा कि उनको पता होना चाहिए, अगर कसम खा कर के बोल सकते हैं तो बोले कि क्या उनके कार्यकाल में दुकान जो ट्रांसफर पोस्टिंग खाता वो की बात करें तो उसकी दुकान खोल नहीं रखे थे तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को भी लपेटे में लेते दिखे दिलीप जायसवाल। हालांकि बता दें दिलीप जायसवाल इसके पहले भी मंत्री थे, अभी भी फिलहाल भी मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल फिलहाल में सम्राट चौधरी को के हटने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा हमला आज दिलीप जायसवाल ने किया है कांग्रेस और तेजस्वी यादव के ऊपर। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए जो कोलकाता रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी डॉक्टरों से कहा है कि वो हड़ताल से वापस आ जाएं। कोर्ट ने कहा है कि अगर वो हड़ताल से वापस आते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कई तीखे सवाल किए, जिसका अधिकतर सवालों का जवाब राज्य सरकार को से पेश वकील ने नहीं दिया। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई का पक्ष रखा। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने लिपापोती की है वो 30 साल के अपने करियर में इस तरीके के काम कभी उन्होंने न सुना था और न ही देखा था। वहीं सीजीआई ने इसको लेकर कई सवाल किए। सीजीआई ने कहा कि ऐसा वक्त था जब उनके रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें भी अस्पताल के फर्श पर रात गुजारनी पड़ी थी। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि पोस्टमार्टम कब हुआ था, एफआईआर दर्ज कब हुआ था, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई। पोस्टमार्टम को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग तब की गई जब डॉक्टरों का दबाव था, क्योंकि उससे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही थी। वहीं माता पिता को बॉडी सौंपने को लेकर के भी कई तीखे सवाल किए गए, जिसका जवाब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से संतोषजनक नहीं दिया गया। अब देखना होगा जब 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा उसके बाद क्या कुछ आदेश देता है। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों पर कार्रवाई न करने की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को एक बार फिर से दोहराया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।